नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 जो है। आज इस टॉपिक को जो है कवर किया जाएगा। और दोस्तों जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन जो है लिया कहाँ से गया है। संविधान संशोधन जो है ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। इसमें जो है या पहले संविधान के संदर्भ में पढ़ लेते हैं, फिर जो है संशोधन। कि दोस्तों संविधान जो है हमारे देश का जो भारतीय संविधान है, ये जो है ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला है, बल्कि ये बीच का जो है मध्य मार्गीय रास्ता जो है किसके द्वारा, संविधान अध्यक्ष के द्वारा जो है या संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाया गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय संविधान जो है इंग्लैंड की तरह ना तो लचीला ही है और ना ही अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान जो है अत्यधिक कठोर ही है, बल्कि संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है उसके मध्य मार्गीय का जो है रास्ता खोजा गया, जिसमें इसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो है कहाँ से लिया गया, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। तो ये जो है दक्षिणी अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिणी अफ्रीका से जो है लिया गया है। और फिर जो है और इसके बाद जो है इसमें दोस्तों जो संविधान संशोधन होता है, संशोधन तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक जो है साधारण जो है बहुमत से संशोधन किया जाता है, और एक जो है विशेष बहुमत से, और एक अति विशेष बहुमत से। तो हम इसमें सबसे पहले जो है इसमें देख लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है। बहुमत साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, अति विशेष बहुमत। दोस्तों ये क्या है? साधारण बहुमत का तात्पर्य जो है हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी प्रक्रिया को समझने में आसानी होगा। संविधान संशोधन करने के लिए जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका तात्पर्य होता है कि जो है सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का जो है आधे से अधिक सदस्य के जो बहुमत होते हैं उसी को ही जो है साधारण बहुमत कहा जाता है। क्या है? सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का आधा से अधिक बहुमत को ही जो है साधारण बहुमत कहा जाता है। विशेष बहुमत किसे कहा जाता है? विशेष बहुमत का तात्पर्य यहाँ पर जो है सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य की कुल संख्या के 2/3 बहुमत को ही जो है यहाँ पर जो है इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। सदन में जो है कितने सदस्य उपस्थित हैं, कितने मतदान करने वाले हैं, और संसदों की कुल सदस्य संख्या कितनी है, उसके 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तब उसे जो है विशेष बहुमत कहा जाता है। और अति विशेष बहुमत जो है क्या है? अति विशेष बहुमत में जो है वही चीज रहेगा कि जो है सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और साथ में जो है आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। जो विधानमंडल होता है आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब उसे जो है क्या होगा, अति विशेष बहुमत उसे कहा जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। आधे से अधिक, आधे से अधिक, आधे से अधिक का तात्पर्य यहाँ पर जो है मान लेते हैं 100 सदस्य हैं, और 100 सदस्यों में से अगर 51 सदस्य जो है इस प्रस्ताव को, साधारण बहुमत जो प्रस्ताव होता है इसे प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, और 49 सदस्य नहीं करते हैं, तब इसे साधारण बहुमत माना जाएगा। और इसमें जो है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, और इसमें जो है 2/3 के साथ साथ जो है इसके साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन, राज्यों का अनुसमर्थन।
लेकिन दोस्तों हमको इसमें ये पढ़ना है कि जो है संविधान संशोधन, तो जो संविधान संशोधन किया जाता है ये जो है विशेष बहुमत से किया जाता है, हमको इसको पढ़ना है। इसको ये चीज जो है हमारा जो है पिछले वाले क्लास में जब राष्ट्रपति के निर्वाचन और अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 के तहत जो है निर्वाचन की रीति, 56 में पदावधि, 57 में पुनर्, ये सब जो है कंप्लीट कर दिया गया है। किस माध्यम से राष्ट्रपति का क्या होता है, कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, ये जो है सब जो है कंप्लीट कर दिया गया है वीडियो में। तो हमको विशेष रूप से जो है पढ़ना है विशेष बहुमत, जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अनुच्छेद 338 को देखते हैं। अनुच्छेद 368 दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और फिर जो है इसी के तहत संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी दी गई है। संविधान में संसद को, दूसरा पॉइंट है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये दोस्तों अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। अब ये तो हो गया कि हाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और संसद को जो है साथ ही साथ संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है, जो अनुच्छेद 256 और 57 के अंतर्गत किया जाता है। और अब इसमें हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कैसे चलती है। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने के लिए जो है सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। क्या किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। किसी भी सदन में किसी भी सदन का दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य जो है संविधान में संशोधन करने के लिए जो है राज्य विधानमंडल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ये तो अति विशेष बहुमत में आधे राज्यों का समर्थन आवश्यक होता है। लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा में या लोकसभा में किसी एक सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो किसी भी सदन में जो है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और जब विधेयक को जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इस जो संविधान संशोधन करने वाला विधेयक है इस पर दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदन का मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के द्वारा जो है क्या कर दिया जाएगा, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विशेष बहुमत की पॉइंट आया कि नहीं आया? अब इसका आप लोग जानते हैं कि 2/3 बहुमत से जो प्रस्ताव को पारित किया जाता है। तो विधेयक को विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। जब इसे जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति जब इस विधेयक पर जो है हस्ताक्षर कर देता है, संविधान संशोधन विधेयक पर, तो यह जो है कानून बन जाता है। क्या कर देगा? हस्ताक्षर। और उसके बाद जो है ये कानून। इसकी प्रक्रिया जो है सरल शब्दों में जो है कंप्लीट हुआ। क्या है दोस्तों इसमें
किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, फिर जो है दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। पारित करने के बाद जो है इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो जो है यह कानून बन जाता है। लेकिन दोस्तों जब राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर नहीं करता तो ये विधेयक समाप्त भी हो जाता है। ये चीज जो है दोस्तों हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है ये तो इसका मूल था, आधार था, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। लेकिन जो है इसमें एक स्टेप है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर जो है सर्वोच्च न्यायालय और संसद के मध्य जो है जो ऐतिहासिक विवाद होते रहे हैं उसका कारण क्या है या उसका इतिहास क्या है। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि शंकरी प्रसाद जो है 1951 में विवाद उत्पन्न हुआ था, का वाद सर्वोच्च न्यायालय गया था। और फिर उसके बाद सज्जन सिंह वाद 1963 ईस्वी में, और फिर इसके बाद गोलकनाथ वाद 1967 ईस्वी में, फिर इसके बाद 1973 में जो है केशवानंद भारती वाद, फिर 1980-81 में मिनर्वा मिल्स वाद। और आधारभूत ढांचा क्या है इसको अब हम लोग जो है क्रम से देखेंगे क्या है। जो है सबसे पहले हेडिंग है, हेडिंग क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेकर ऐतिहासिक विवाद। न्यायालय और संसद के मध्य। हाँ भैया, अरे तो इसमें हम क्या बता रहे थे कि न्यायालय और संसद के मध्य जो है ऐतिहासिक विवाद, न्यायालय और संसद के मध्य ऐतिहासिक विवाद। ये हेडिंग है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेकर न्यायालय और संसद के मध्य कौन कौन से ऐतिहासिक विवाद समय समय पर होते रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं। पहला जो विवाद सामने आया था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो है ये था शंकरी प्रसाद 1951 एवं सज्जन सिंह वाद 1963 ये वाद उत्पन्न हुआ था, और ये जो है बना सुप्रीम कोर्ट। ये विवाद दोस्तों जो है शंकरी प्रसाद 1951 में और सज्जन सिंह वाद जो है 1963 ईस्वी में जो है ये मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था। और इसमें जो है इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि संविधान के मौलिक भागों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन न्यायालय उसका न्याय पुनर्विलोकन नहीं कर सकता और उसको जो है ना तो उसे बिल शून्य घोषित कर सकता है। किसमें कहा गया? शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। क्या दिया गया था कि इसमें यह कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, और यहाँ तक कि संविधान के मौलिक भागों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन जो है और न्यायालय उसका न्याय पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है और उसे बिल शून्य घोषित नहीं कर सकता। ये चीज दोस्तों जो है इसके अंतर्गत कहा गया।
लेकिन फिर जब दूसरा विवाद आया, दूसरा विवाद जो है गोलकनाथ वाद 1967, 11 सदस्यीय पीठ थी। दोस्तों जो गोलकनाथ वाद था, ये जो है इसमें जो पीठ का गठन किया गया था, ये 11 सदस्यीय था। तो इसमें जो है, इसमें 6:5 के जो है निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें ये कह दिया गया कि जो है संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद जो है संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें? मौलिक अधिकारों में। इसमें क्या कहा गया? संसद जो है संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये रहा दोस्तों, ये गोलकनाथवाद में जो है ये किस अनुपात से आया था? 6:5, मतलब 6 और 5 के अनुपात से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा इसमें निर्णय दिया गया था कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन नहीं कर सकती है। और जो है अगर संसद जो है इन मौलिक अधिकारों वाले भागों में अगर संशोधन करने का प्रयास भी करती है या हिनाकत भी करती है, तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और यह जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है इसे परिभाषित नहीं माना जाएगा। ऐसी दशाओं में संसद के न्यायालय के द्वारा जो है, संसद के द्वारा जो मौलिक अधिकारों वाले भागों में संशोधन किया गया रहेगा, उसे जो है न्यायालय क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको न्यायिक पुनर्विलोकन करके, अर्थात उसकी समीक्षा दीक्षा करके उसे जो है विशून्य घोषित कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा उस तथ्य को। तो ये दोस्तों, ये तो गोलकनाथवाद था जब ये हुआ। और फिर गोलकनाथवाद में जो है इसके प्रभाव को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया, फिर गोलकनाथ प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया गया? मतलब इसमें गोलकनाथ प्रभाव का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया गया? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसमें प्रभाव कम करने हेतु इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वां दोस्तों, इसमें क्या है? गोलकनाथवाद के प्रभाव को कम करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जो है स्टेटमेंट को कम करने के लिए यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान में जो है 24वां संशोधन किया गया। और इस 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसमें अनुच्छेद 368, इसी 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 368 2 और 3 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 368 2 और 3 खंड जोड़ा गया।
जब इसमें जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 24वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद जो है 368 2 और खंड 3 जोड़ा गया, तो इसमें जो है संविधान का अनुच्छेद फिर इसमें कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, संसद के द्वारा ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और इसमें जो है संसद को मौलिक अधिकारों वाले भागों सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त है। ये किसमें है, ये अनुच्छेद 368 में कहा गया है। जबकि खंड 2 और खंड 3 जो जोड़ा गया, ये क्या कहता है कि इसमें ये कहा गया कि अब इस संशोधन के बाद संसद जो है क्या करेंगे, संसद मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के जो है अन्य भागों में भी जो है संशोधन कर सकते हैं। जैसे संविधान के अन्य भागों में संशोधन करेंगे ही, लेकिन संविधान के अन्य भागों के साथ साथ जो है अब इसमें संसद मौलिक अधिकारों वाले भागों में भी संशोधन कर सकती है। ये चीज जो है खंड 2 और 3 में जो है कह दिया गया। जब ये चीज जो है संशोधन के माध्यम से ये चीज कानून का निर्माण कर दिया गया, विधि का निर्माण संसद के द्वारा कर दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि अगर संसद जो है ऐसे विधि का निर्माण करेगी तो एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता में कमी आएगी, देश की न्याय प्रणाली जो है क्या होगा, जो है एक तरीके से सत्यनिष्ठा जो पारदर्शिता है जो है वो उसमें विसंगति उत्पन्न होगा और फिर उसके बाद जो है जो संविधान की सर्वोच्चता है और उसकी जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है, उसमें कहीं ना कहीं जो है गिरावट आएगा। दोस्तों फिर इस वाद को जो है इंदिरा गांधी वाद को जो है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती वाद बनाम केरल वाद में जो है इसे चुनौती दिया गया। हम इसको जो है ऊपर देखते हैं, आप लोग इसको कवर करते हुए चलिएगा। खैर ऊपर लिख दे रहे हैं यहां से। तो इसमें फिर जो है क्या चीज उत्पन्न होता है, इसमें फिर जो है 1973 ईस्वी में 1973 में केशवानंदवाद बनाम केरल 1973 ईस्वी में दोस्तों जो है 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती वाद बनाम केरल के मुकदमों में जो है जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो इसको जो 24वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा इसमें बार बार परीक्षाओं में जो है आया है कि जो है किस सन में या किस वाद में जो है आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को अपनाया गया, तो केशवानंद भारती वाद में जो है इस सिद्धांत को अपनाया गया था, केशवानंद भारती वाद में। और फिर जो है इसमें केशवानंद भारती वाद के बाद जो है इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें जो एक तरीके से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि केशवानंद भारती वाद जो है ये एक तरीके से पीठों में सबसे बड़ी पीठ है, क्योंकि इसमें 13 पीठों का गठन किया गया था। कितने, 13 पीठ का, 13 पीठों का गठन किया गया था। इसलिए जो है गोलकनाथवाद जो पीठ था ये जो है 11, इसमें 11 पीठों का न्यायाधीशों का गठन किया गया था निर्णय के लिए, इसमें 13। इसलिए अगर कहा जाएगा तो सबसे बड़ी पीठ जो है गठन किस वाद में किया गया था, केशवानंद भारती वाद में जो है किया गया था। और फिर उसका फिर दूसरे स्थान पे कौन सी सबसे बड़ी पीठ है, ये गोलकनाथवाद पीठ है। अब इसके बाद दोस्तों जो है इसके बाद हम लोग का जो है इसको होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफाइन करेंगे। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जब इसमें अपना लिया गया तो संसद के द्वारा ये पूछा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है
यहाँ तक कि संसद संविधान के सभी भागों के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर ये प्रश्न आया कि भाई आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचे को बताया गया कि जो है यह न्यायालय के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि आधारभूत ढांचे का निर्धारण जो है न्यायालय के समक्ष जैसे जैसे मुकदमे आएंगे उसी के अनुरूप न्यायालय के द्वारा जो है इसका व्याख्या भी किया जाता रहेगा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को। दोस्तों इस प्रकार न्यायालय के द्वारा जो है न्यायालय के द्वारा संविधान में क्या कर दिया गया? संविधान में जो है संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए जो है एक तरीके से आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से न्यायालय द्वारा एक बड़ी शक्ति स्रोत ढूंढ लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर संसद संविधान के किसी विभागों में संशोधन करती है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करके उसे विशून्य घोषित कर सकता है और न्यायालय ये कह सकता है कि संसद के द्वारा ये जो संशोधन किया गया है ये जो है क्या है, ये एक तरीके से आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है। फिर इसमें ये कहा गया कि भाई आधारभूत ढांचा जो है क्या है। फिर आधारभूत ढांचे का निर्धारण इसमें किया गया। अब इसमें जैसे आधारभूत ढांचा किसे न्यायालय के द्वारा घोषित किया गया था, जैसे इसमें है हम लोग देखते हैं इसमें आधारभूत ढांचा जो है इसमें हम कुछ बिंदुओं को देख सकते हैं। जैसे एक पहला था धर्मनिरपेक्षता, इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। और फिर दूसरा था न्यायिक पुनर्विलोकन दूसरा आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। तीसरा कानून का शासन और फिर जो है उसके बाद जो है इसमें क्या किया गया, एक था कानून के शासन के बाद जो है जैसे संघीय भी है, संविधान की सर्वोच्चता ये चीज। दोस्तों एक चीज इसमें और हम बता देते हैं कि जो संसद के द्वारा जो है 24वां संविधान संशोधन किया गया उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 2 और 3 जोड़ा गया था। तो उसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों में भी संसद को संशोधन करने का अधिकार मिल गया। लेकिन जो है इसके बाद फिर क्या हुआ था, इसके बाद इसमें संसद के द्वारा फिर केशवानंद भारतीवाद आ जाता है, आधारभूत ढांचा निर्धारित कर दिया जाता है। फिर जब ये तो प्रक्रिया हमारा चल ही रहा है। अब इसके बाद जो है संसद के द्वारा जब इसे घोषित कर दिया गया तब इससे जो है स्पष्ट हो जाता है कि धर्मनिरपेक्षता हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, कानून का शासन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता इत्यादि को जो है न्यायालय के द्वारा क्या घोषित किया गया, उसे जो है आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। कहने का मतलब क्या है कि संसद जो है संविधान के इन मूल्यों में जो ये मूल्य हैं इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे धर्मनिरपेक्षता है, आम इंसान है, साधारण व्यक्ति हैं जिन्हें संविधान का जो है ज्ञान नहीं है, उनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो है इस सरकार के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, इस सरकार द्वारा ये घोषित कर दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, ये चीज जो है जो संविधान के जानकार हैं उनको पता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जब तक धर्मनिरपेक्षता है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता कि भारत को जो है क्या है राज्य में सरकार होगा, केंद्र में सरकार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो एक स्वतंत्र संस्था है। तो उसके द्वारा जब पहले से ही आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता को शामिल कर लिया गया है तो भारत को कैसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। जब तक ये संविधान रहेगा तब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो भारतीय संविधान में जो है क्या करना होगा, फेरबदल करना होगा, नया संविधान बनाना होगा इसके लिए। तो दोस्तों ये चीज हुआ।
अब जैसे ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जब इसमें अपना लिया गया और ये चीज जो है इसका एग्जाम्पल के तौर पे भी सेट हो गया, अब संसद को ये लग गया कि भाई पहले था हम संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकते थे, अनुच्छेद 368 2 और 3 के तहत हमको जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार मिल गया, लेकिन न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आधारभूत ढांचा जो निर्धारित कर दिया गया एक तरीके से संसद को सीमा में रहने के लिए बाध्य करता है। उनको अपने संवैधानिक जो क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी जो एक तरीके से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन ना हो, उनको उसमें ही उसी के अंदर रहने के लिए जो है मजबूर करती है। दोस्तों जब ये चीज संसद को लग गया कि संसद जो है अब आधारभूत ढांचे में या संविधान के जो महत्वपूर्ण हैं कुछ बिंदु उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तो फिर संसद के द्वारा ही जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है ये 1976 ईस्वी में किया गया था और इसी के अंतर्गत जो है 368 खंड 4 और खंड 5 को जोड़ा गया था। दोस्तों जब संसद को लग गया कि आधारभूत ढांचों में अब जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो संसद ने जो है फिर से कानून बनाया, फिर संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, फिर उसके अंतर्गत जो है 368 खंड 4 और 5 को जोड़ा। अब खंड 4 और 5 क्या कहता है? खंड 4 और 5 क्या कहता है? खंड 4 और 5 में ये कहा गया कि संसद जो है संविधान के अब सभी भागों में संशोधन कर सकती है, उसके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। जो खंड 2 और 3 कह रहे थे, खंड 2 और 3 ही मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार देता है, और जो खंड 4 और 5 जुड़ गया ये जो है कहा कि यहाँ तक संविधान के सभी भागों में, सभी मौलिक अधिकारों में, और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निर्धारित किया गया है उसमें भी संसद क्या कर सकती है? उसमें भी संशोधन कर सकती है। ये चीज जब ये चीज कहा गया संसद के द्वारा, ये प्रक्रिया को अपना लिया गया और जो है 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था इसकी सिफारिश जो है डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था शामिल। और फिर इसमें जब अब फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार हमारे द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये महसूस हुआ कि हमने तो आधारभूत ढांचे का भी निर्धारण किया, उसको स्पष्ट भी किया समय समय पर, लेकिन संसद के पास क्या इतनी शक्ति है कि वह इसमें भी संशोधन कर सकती है? अगर ऐसा संभव है तो संविधान की सर्वोच्चता में कमी होगा। और एक तरीके से न्यायपालिका जो है क्या कर सकती है उसमें? फिर मिनर्वा मिल्स-वाद, इसी के बाद जो है 1980-81 में मिनर्वा मिल्स-वाद बनाम भारत सरकार। दोस्तों फिर मिनर्वा मिल्स-वाद और भारत सरकार, जब ये वाद की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें ये डिसीजन आया सामने। फिर ये डिसीजन सामने आया कि जो संसद के द्वारा जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 खंड 4 और 5 को जोड़ा गया, इसे अवैधानिक करार दे दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? असंवैधानिक। दोस्तों इसे जो है न्यायालय के द्वारा इस वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में जो है अनुच्छेद 368 खंड 4 और 5 को जो है इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। जब इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया, इसे कैंसिल कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद जो है, इसी वाद की बात की जा रही, मिनर्वा मिल्स वाद की, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद जो है अनुच्छेद 368 और 2 और 3 के अंतर्गत संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान की आत्मा है, जो संविधान की संप्रभुता है, जो संविधान के एक तरीके से मूलभूत आधार हैं, उसमें संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जीवन को मूलभूत आधार प्रदान करते हैं।
जीवन को जीने के लिए एक तरीके से जो है उनको क्या करते हैं कि जो है तरीका व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों जो है जब न्यायालय के द्वारा इसे कैंसिल कर दिया गया तो संसद के पास फिर क्या शक्ति बचा कि जो है वही संविधान के सभी भागों में संशोधन किया जा सकता है, उसके जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसको अवैधानिक करार देने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि संविधान के मूल भागों में संविधान के मूल ढांचा जो है, जो आधारभूत ढांचा है, उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। दोस्तों इस के आधार पर अगर उपरोक्त की कल्पना किया जाए, उपरोक्त को स्पष्ट किया जाए, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ना तो संसद सर्वोच्च है, ना ही जो है न्यायालय सर्वोच्च है। अगर सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च है, और संविधान की सर्वोच्चता की जिम्मेदारी जो है ये संसद की होती है। संसद ही जो है संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी की जो है क्या लेता है, एक तरीके से शपथ को ग्रहण करता है। इसलिए दोस्तों न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो कहा गया, इसके निर्णय में जो कहा गया, एक तरीके से वही जो है उसका क्या बनता गया, जो है संविधान की रक्षा करने हेतु जो है एक कानून बनता गया। अब इसके तहत जो है अगर संसद संविधान के किसी मूल ढांचे में संशोधन करने का प्रयास भी करती है तो न्यायपालिका जो है उसका न्याय पुनर्विलोकन करके उसे विश्वसनीय घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा। ऐसी दशाओं में संविधान की रक्षा करना ही न्यायपालिका का सर्वोपरि कार्य है। दोस्तों आज जो है ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हुआ, और इसमें जो है सभी बिंदुओं को जो है सभी तथ्य को, सभी विश्लेषणात्मक बिंदुओं को जो है कवर किया गया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।